जैसे उत्तर प्रदेश गुजरात का चुनाव देखा तो लगता था कि आम आदमी पार्टी तो सब कुछ ही कर देगी, लेकिन कुछ भी नहीं था। जो नैरेटिव विमर्श बनता है वहां हमारी सकारात्मकता कैसे आए, इसलिए हमें अच्छा सोचना, अच्छा देखना और अच्छा करने की दृष्टि से करते ही होंगे, लेकिन अच्छा पोस्ट भी करना। कुछ यूं बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए गुजरात चुनाव में जीत दर्ज की थी। डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव में बीजेपी ने सोशल मीडिया पर हिंदुत्व को लेकर लड़ी जा रही वर्चुअल लड़ाई का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में भी इस साल के अंत में चुनाव हैं, यानी बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर डिजिटल फाइट करने को तैयार दिख रही है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने तो मंच से ही कार्यकर्ताओं को इस लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान भी कर दिया है। आज का सशक्त मोर्चा वो है, ये टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का मोर्चा। इस मोर्चे को हमको जीतना है। ग्राउंड पर बूथ कितने बने और शाखा कितनी चली और इकाई कितनी मजबूत हुई, वो एक लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई बहुत महत्व की है, क्योंकि दिखती नहीं है लेकिन अंदर अंदर चलती है और भयंकर चलती है। वैसे तो सोशल मीडिया पर ये लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति कुछ अलग नजर आ रही है। कथित मुस्लिम विरोधी छवि को बीजेपी कहीं न कहीं कम करने में जुटी है। जाहिर है कि बीजेपी हिंदुओं के साथ ही मुस्लिम समुदाय के बीच भी अपनी पैठ बढ़ाकर आने वाले कई सालों तक सत्ता में बने रहना चाहती है। हालांकि कांग्रेस इस डिजिटल फाइट को अलग नजरिए से देख रही है। हिंदुत्व की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने हिंदुत्व और धर्म के नाम पर चंदा खाया, राम मंदिर के नाम पर। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात वो कर रहे हैं जिनका पार्टी का पदाधिकारी आईएसआई की जासूसी करते पकड़ाया हो। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने हमारे सैनिकों की मौत के जिम्मेदार डीएसपी देवेंद्र सिंह को बचाया है। ये हिंदुस्तान के नागरिकों को समझ क्या रहे हैं। सियासत में हिंदू और मुस्लिम इक्वेशन काफी अहम है। ये इक्वेशन कुछ ऐसी है जो जीत और हार के बीच एक बड़ा अंतर पैदा करती है और बीजेपी इसे भली भांति समझ रही है। इसीलिए बीजेपी हिंदुत्व पर तो जोर दे रही है, लेकिन मुस्लिमों के बीच भी उसकी पकड़ कैसे मजबूत हो, इस पर भी काम कर रही है। साथ ही बीजेपी इस रणनीति को सफल बनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने से भी पीछे नहीं हट रही है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या 2023 के चुनाव में डिजिटल पर सियासी जंग काफी अहम होगी? सवाल नंबर 2, क्या सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को फिर भुनाएगी? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी की कोशिश हिंदू और मुस्लिम समीकरण साधने की है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सियासत की वर्चुअल लड़ाई। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे। वर्चुअल लड़ाई कई बार रियल लड़ाई से ज़्यादा गहरी होती है, और गहरी इसलिए होती है कि वर्चुअल छवि बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। आपको याद होगा कि यूपी की एक लोक गायिका जो भोजपुरी में गाती थी, अभी उनके खिलाफ एक्शन की भी बात हुई, यूपी में काबा। अब ये सोशल मीडिया से जब मोबाइल में पहुंचता है कि यूपी में काबा, तो एकदम से ये बात एक परसेप्शन बनाने की बात भी हो जाती है। ये कोई गीत, एक छोटा सा कोई वायरल इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा, एक किसी भी नेता का कोई ऐसा स्टेटमेंट जो बहुत पक्ष का है या बहुत खिलाफ का है, वो इतनी तेजी से वायरल होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और जिसके भी मोबाइल में वो पहुंचता है, टीवी में तो एक मसला ये है कि जिस समय न्यूज़ बुलेटिन है आप देख रहे हैं, तब आपके मोबाइल में आ गई चीज़, तो जब मन चाहा आपने खोल कर उसको देख लिया। उससे बार बार रिकरेंस होता है, राय बनती है। और यही वजह है कि डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव, हिंदू भी जुड़ा हुआ है। जाहिर तौर पर 2024 में राम मंदिर का निर्माण होगा, निर्माण तो हो ही चुका है, उद्घाटन होगा। और उस भव्य राम मंदिर के ज़रिए जब फिर घर घर बीजेपी प्रयास करेगी उसको पहुंचाने का, तो उससे एक राय बनेगी।
और बीजेपी बहुत चतुराई से ये मसला जब भी उठता है हिंदुत्व और राम मंदिर, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसती है। जैसे अभी आपने देखा के मिश्रा जी कह रहे थे राम मंदिर के नाम पर चंदा खाया। अब यहाँ जो हिंदुत्व का कोर और हिंदुत्व के प्रति समर्पित एक नागरिक है, उसको ये बात चुभ जाती है। ये चंदा खाया बोल रहे हैं, सैनिकों के मसले पर बोल रहे हैं, और बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस इन मसलों पर खुलकर बोले और कुछ ऐसा बोले कि वो बीजेपी को कोसे इस मसले पर। ये भी एक बड़ी चतुराई, और फिर वायरल होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें सोशल मीडिया पर। और जाहिर तौर पर अब हिंदुत्व और मुस्लिमों को साधना, ये भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। अभी आपने खबर सुनी एक दिन पहले ही कि सामवेद का उर्दू में अनुवाद हुआ, मोहन भागवत जी संघ प्रमुख उनकी मौजूदगी में। तो ये सब बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जो चुनावी दौड़ में उसको अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रखती है, क्योंकि वो सोशल मीडिया, आधुनिक तकनीक, इनका इस्तेमाल अपनी छवि को गढ़ने में करती है। कांग्रेस भी अब इसको बहुत अच्छे से समझ रही है, और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का मीडिया हैंडल जो टीम करती है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और पहले भी वो आगे रही है। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई अब रियल भी होगी, वर्चुअल भी होगी। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हैं हमारे साथ, उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, नमस्कार, पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे, बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मीडिया विभाग जो कांग्रेस का है उसके अहम पदाधिकारी हैं, और वो टीम जो रणनीति बनाती है उस टीम के एक अहम सदस्य हैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी की तरह। और जय नागड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, राष्ट्रीय स्तर पर और बल्कि मैं कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी कलम और उनके फोटोग्राफ दोनों अपना स्थान बनाते रहे। जय जी, वर्चुअल लड़ाई और वर्चुअल लड़ाई के ज़रिए कुछ चीज़ों की छवि बनाना, तैयार करना, बीजेपी इसमें निश्चित तौर पर अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे है। हालांकि उसके प्रतिस्पर्धी खासतौर से कांग्रेस, जब से हमने जयराम रमेश जी को देखा है अभी रिसेंटली एक दिन पहले भी, और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये संकोच नहीं करते हैं कि अगर किसी चीज़ को ठीक करना है, क्योंकि वो एक अच्छे कम्युनिकेटर भी हैं, वो जानते हैं कि गलती चली गई तो फिर चली गई। बहरहाल, किस तरह आप देखते हैं वर्चुअल लड़ाई को? ये बात सही है कि शरद जी कि जिस तरह का बदलाव तकनीक के साथ में आ रहा है, तो उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा भूमिका रहेगी, क्योंकि दो चीजें हैं जो जनमानस को प्रभावित करती हैं, सच्चाई अपनी जगह और धारणाएं अपनी जगह। तो सच्चाई तक हम कितने लोग पहुंच पाते हैं, उसमें हमारा जो पारंपरिक मीडिया है वो काफी हद तक सच्चाई के करीब होता है, लेकिन धारणाएं बनाने में सोशल मीडिया एक बड़ी भूमिका निभाता है। और जिस तरह का जो आपने आज का जो बताया कि हिंदुत्व के साथ में बीजेपी अपना सोशल मीडिया का एक अलग पूरा जिससे उसको सीधे सीधे लाभ मिलता है, तो मुझे लगता है कि अब कुछ न कुछ ये राजनीतिक दलों की जो कार्यशैली है ये कंपनियों की तरह, कॉरपोरेट की तरह हो चली है कि वो बहुत समझदारी के साथ में इस तरह से काम करती हैं कि आपके आप कहीं उलझे भी नहीं, निर्वाचन आयोग की जो दायरा है उससे भी आप बच जाए और अपना काम भी हो जाए। तो ये मुझे कुछ कुछ वैसा ही लगता है जैसे आप शराब का विज्ञापन नहीं कर सकते, लेकिन आप मैकडोनल्ड या ऐसी किसी कंपनी का आप सोडा बेच सकते हो, तो आप सोडा का विज्ञापन करिए। आप तंबाकू बेच नहीं सकते, तंबाकू का विज्ञापन नहीं कर सकते, लेकिन आप केसर के नाम पे उसको ब्रांड बना दो और सेम ब्रांड बना करके आप उसको कर दो। तो मुझे लगता है बीजेपी इस काम को बहुत इस तरह से कैश कराना चाहती है कि आपका हिंदुत्व का ब्रांड भी चला जाए और निर्वाचन आयोग की जब जो आचार संहिता के दायरे में भी आप ना आए। तो ये कुछ इसी तरह का मुझे लगता है कि आप बेचना तो शराब चाहते हैं, लेकिन आप विज्ञापन सोडा का कर रहे हैं। आप तंबाकू का पाउच बेचना चाहते हैं, लेकिन आप गुटके के नाम पे नोटोबेका वाला पाउच बेच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये शायद कुछ इस तरह की स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। भूपेंद्र जी, आप किस तरह देखते हैं इस वर्चुअल लड़ाई को? और जाहिर तौर पर कोशिशें आपकी भी हैं कि वर्चुअल लड़ाई में आप भी बराबर खड़े रहें, और बीते कुछ समय में हमने देखा भी है कि काफ़ी तेज़ी दिखाई है कांग्रेस ने इसमें। जी, पहले तो मैं नागड़ा जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ
कि उन्होंने ये स्थापित किया कि बेचना लोग शराब चाहते हैं लेकिन सोडा का विज्ञापन कर रहे हैं। और लगभग यही हो रहा है भारत में कि एक कट्टरता बेचने के लिए वो एक संस्कृति की आड़ ले रहे हैं, संस्कृति का सहारा ले रहे हैं जो हज़ारों साल पुरानी है, जो इनकी जो है पैदाइश के हज़ारों साल पहले की संस्कृति है, कल्चर है। और एक पूरे दुरंगे समाज के रूप में ये देश के सामने खड़े होते हैं। अदालत में कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो जीवन शैली है। लंदन में जाकर भाषण देते हैं कि ये तो कोई धर्म नहीं है। भारत में आके कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। ये जो स्वभाव है, इसको चाहे आप वर्चुअल कर लें चाहे एक्चुअल कर लें, फ़र्क क्या पड़ने वाला है। नियत तो जो है साफ़ नहीं है, संदेश तो साफ़ नहीं है। संदेश तो लोगों को कंफ्यूज करना है। संदेश तो जो है सोडा का विज्ञापन दिखा के शराब बेचने वाली बात है। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को समझने की आज आवश्यकता है। इतने बड़े समागम, इतना बड़ा शब्द डिजिटल हिंदू, और उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन? कपिल मिश्रा। ये अपने आप में ही जो है लोकलाज खोने वाला विषय है। ये आइकॉन है कपिल मिश्रा जी। कपिल मिश्रा जी के अगर वीडियो सारे सार्वजनिक हो जाएं उनके जो है 4-5 साल के राजनीति के, तो लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। ये इनके महाविद्वान, महाप्राज्ञ हैं। तो ये जो है हिंदू धर्म इतना छोटा नहीं है कि उसको जो है इतने बौने लोग उस पर डिस्कशन करें। ये हजारों साल की तपस्या, ऋषि मुनियों की ऋचाओं से पैदा हुआ धर्म है। अनंत काल से प्रवाहित है एक नदी की तरह। इस धर्म को छोटा करने की जो ये चेष्टाएं हो रही हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें राजनीतिक जो है खेत से हमारी फसलें उग जाएं, हम जो है घृणा की खेती से भी जो है फल ले लें वोटों के। चलिए मैं प्रतिक्रिया ये देता बड़ा हूं। मतलब दुर्भाग्यजनक है और ये बहुत साहस का या अच्छा काम नहीं है। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, आपने सुनी बातें दोनों मेहमानों की, हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, सीनियर जर्नलिस्ट और आपके अभिन्न साथी, वरिष्ठ साथी भूपेंद्र जी की बात। क्या कहेंगे डॉक्टर दीपक? देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया को मैं समझता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा हाइप कई बार तीसरे चौथे पक्ष देने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दल तो समझते हैं कि इनकी कितनी भूमिका है। आज से 30-40 साल पहले की राजनीतिक दौर की हम जब तुलना करें तो सोशल मीडिया का उतना ही रोल है जितना पहले चाय की दुकानों का होता था, कि सुबह 2-3 घंटे 10-20 लोगों की भीड़ होती थी और राजनीतिक विमर्श। अब वो जो 2-4 अखबार आते थे और उसमें जो भी खबर होती थी उसमें न्यूयॉर्क की चर्चा भी हो जाती थी, लंदन की राजनीति की चर्चा भी हो जाती थी और भोपाल और दिल्ली की राजनीति की चर्चा भी हो जाती थी। अब चूंकि लोगों का मिलना जुलना सोशल मीडिया के जरिए हो गया है, तो वो सारी की सारी जो कहा सुनी है वो सोशल मीडिया पे आ गई है। इतना फ़र्क जरूर आया है कि उस समय जो सूचना थी या ज्ञान था उसकी कुछ सीमाएँ थी, 3-4 अखबार जो थे वही सूचना थी। लेकिन आज जो है अथाह है, करोड़ों जो वेबसाइट हैं उनके जरिए जो सूचना आ रही है और उस पर विमर्श लगातार होता है। लेकिन जिस लड़ाई की आपने चर्चा की है और जिस लड़ाई के बारे में नागदा जी ने या भूपेंद्र जी को आपत्ति है, मैं समझता हूं कि आपत्ति ये फिजूल है। पहली बात तो यह है कि हर राजनीतिक दल या हर सामाजिक संगठन अपने तरीके से विमर्श और धारणा कायम हो, उसका विश्वास कायम हो, ये कोशिश करता है। इसमें कोई झूठ बोले तो ये गलत बात है। कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ ये तो इनको सुध आ गई है। आज भूपेंद्र गुप्ता साहब बोल रहे हैं कि साहब हमारी लाखों साल पुरानी परंपरा है, हजारों साल पुरानी परंपरा है, इनको सदगति आ गई है। नहीं तो ये तो जब 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ 2 दशक तक आइडिया ऑफ नेहरू पे चल रहे थे। जैसे नेहरू ने कोई नया आइडिया हिंदुस्तान को बनाने का दिया है और उस हिसाब से हिंदुस्तान चलेगा। तो हम भारतीय जनता पार्टी की तो शुरू से ये मानना रहा है कि हिंदुस्तान हजारों साल पुराना है और उन परंपराओं को उसी सम्मान के साथ उन परंपराओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। रही बात अलग अलग फोरम पर चर्चा की, तो किसी भी विषय पर कोई फोरम पर चर्चा हो सकती है, अपने अपने विषय हो सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी भले ही माने कि संस्कृति को या कहीं किसी मोर्चे पर कहीं कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये देश जानता है कि 15 अगस्त 1947 के 6 महीने पहले से लेकर 6 महीने बाद तक 30 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ है। और पिछले 70-75 सालों में इस दक्षिण एशिया के इलाके में 5-7 करोड़ से ज़्यादा, पास कोई हिसाब नहीं है उसका, 7 करोड़ भी हो सकते हैं, 8 करोड़ हिंदू जिस रेशो में थे वो हिंदू कम कैसे हो गए, इसका अनुमान लगाने वाला कोई दुनिया में है जो धर्मनिरपेक्षता का झंडा लेके चलता है।
कि इस देश में जैसे पाकिस्तान का जो इलाका है जहाँ 20 करोड़ पॉपुलेशन होती है, वहाँ 23% हिंदू थे। उस हिसाब से वहाँ पर 5 करोड़ हिंदू होना चाहिए तकरीबन, लेकिन 5 करोड़ हिंदू नहीं है। बांग्लादेश का जो इलाका है वहाँ 32% हिंदू होते थे, तो वहाँ पर भी 6.5 करोड़ हिंदू होना चाहिए थे, लेकिन नहीं है। तो वो 7-8 करोड़ हिंदू कहाँ गए हैं? वो सारे के सारे हिंदू नहीं आए। तो चुनौतियाँ तो हैं इस देश में, जहाँ पर भी संस्कृति को, परंपराओं को खतरा पैदा होता है तो वो देश के लिए संकट बनता है। कांग्रेस के 50-60 साल का जो शासन रहा उसमें कश्मीर से हिंदुओं का सफाया हो गया, तो कांग्रेस जिम्मेदारी लेने से बचे, उसको भ्रम फैलाने की कोशिश करे या ये कहे कि साहब ये सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश है, लेकिन इस देश के इतिहास को बचाने के लिए, भविष्य को बचाने के लिए इतिहास से सबक लेना जरूरी है। मैं आता हूँ भूपेंद्र जी आपकी तरफ, पहले एक जय जी से एक रिएक्शन ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपका ही क्रम है। जय जी, मैं दीपक जी की जो तकरीर है और दीपक जी का जो विश्लेषण है उसको इस तरह से आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या हिंदुत्व पर एक भिन्न नैरेटिव की ज़रूरत है कांग्रेस को, क्योंकि ये सवाल उठेंगे। रिजिम बीजेपी का है और हर पार्टी का एक पॉलिटिकल स्लोगन होता है, आपको याद ही होगा, आप बहुत बेहतर निगाह रखते हैं। कांग्रेस का गरीबी हटाओ का स्लोगन हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहता था और उसकी जमकर आलोचना होती है। बीजेपी का आप मान लीजिए हिंदुत्व का स्लोगन है तो इसकी खिंचाई होगी, इसको लेकर बातें कही जाएंगी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस इसको कट्टरता से जोड़ती है या इसको बेचने की बात करती है या इसके सहारे सत्ता में आने की बात करती है तो बीजेपी भी मानती है और जो रणनीतिकार हैं वो भी मानते हैं कि बीजेपी का एजेंडा और सेट होता है। तो आखिर अगर इस मुद्दे पर कांग्रेस एक नजरिए के साथ सामने आती है तो वो नजरिया भिन्न होना चाहिए, नया नैरेटिव होना चाहिए। शरद जी, ये बात सही है कि ये जो शुरुआत है, मैं इसमें कांग्रेस का दोष कम नहीं है। कांग्रेस ने भी शुरुआत में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक पर फोकस किया, राजनीति उस तरह की, और बीजेपी ने उसका फायदा उठा के हिंदुत्व पर फोकस कर दिया। लेकिन क्या हमारी जो पूरी संवैधानिक व्यवस्था है, हमारे जो चुनाव की प्रणाली है, वो क्या जाति पाति पर, धर्म पर आधारित है? ये बात कुछ बाबाओं ने कही है जय जी, अभी बीजेपी के किसी बड़े नेता की तरफ से हिंदुत्व राष्ट्र की बात नहीं आई है कहीं से। हाँ, क्योंकि जब आचार संहिता में तो बहुत आदर्श आचार संहिता में कि आप किसी मंदिर, मस्जिद, किसी धार्मिक स्थल से प्रचार नहीं कर सकते, तो आपने ये तो बचा लिया। मैंने वही कहा कि आपने ये कह दिया कि साहब हम तंबाकू या शराब नहीं बेच रहे, लेकिन वो दूसरा बेच रहा है या वो कर रहा है, तो आप माहौल तो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लेना चाहते हैं। और इसमें कोई दो मत नहीं कि जिस तरह से हिंदुत्व के माध्यम से बीजेपी ने पूरे देश में सफलता पाई है, तो कांग्रेस को हिला के रखा है। कांग्रेस फिर से कहीं ना कहीं जो जिन बाबाओं से, जिन मंदिरों से जो कांग्रेस के नेता दूर होते थे वो भी जाने लगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। विजयवर्गीय ने जो बात कही, मैं इससे सहमत हूं कि कहीं ना कहीं, चूंकि देखिए बात वही है कि कुल मिला के आपको फायदा कहाँ मिल रहा है। जब उन्हें लगा कि फायदा इस वोटों को संभालने से है, क्योंकि अब आपके पास अल्पसंख्यक वोट डिसाइसिव नहीं जी, है। लेकिन ये कोई नया नैरेटिव बीजेपी का नहीं है। 90 के दशक से लेकर आज 2023 तक, बल्कि अब तो मुझे लगता है कि 90 के दशक में कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब ज़्यादा था ये शोर, ये अनुगूंज ज़्यादा थी। 2014 में जब ये पार्टी सत्ता में आती है तो अच्छे दिन आएंगे ये नारा लेकर आती है। हाँ, दूसरी बार आप कह सकते हैं कि फिर हिंदुत्व की अनुगूंज थी। भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगा फिर आपकी तरफ। जी भूपेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब विमर्श होता है तो लोग 90 से चर्चा करते हैं। 52 से 90 तक का इनका क्या इतिहास है? 52 से 90 तक की इनकी क्या विचारधारा है? बस 52 से 90 तक का इनकी दुविधाएं क्या हैं, इस पर चर्चा नहीं होती। झूठ और पाखंड से अगर राजनीति जम सकती है, हिटलर की भी जमी थी, कुछ साल चलता है प्रोपेगेंडा, इनका भी चल जाएगा। कह सकते हैं दीपक जी, अगर आप कुछ मेरे बोल लेने, मुझे बोल लेने। चलिए ठीक है, वाह, प्रणाम आपको जी। इन्होंने जो है 30 लाख हिंदुओं के मरने की बात की। इतिहास से अनभिज्ञता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। भारत में आज़ादी के पहले 30 लाख लोग तड़प कर भूख से मरे। ये बंगाल फेमाइन पढ़ लें। 30 लाख लोग भूख से तड़प कर, महीनों में मरता है एक आदमी भूख से जब मरता है। और जिन अंग्रेज़ों ने मार डाला, ये क्रूरता हमारे साथ की, बर्बरता की, उन अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे लोग, उनकी चापलूसी कर रहे थे। उनसे इन्हें गुरेज नहीं है। गुरेज है इन्हें उससे जिससे नफरत फैल सकती है, जिससे द्वेष फैल सकता है, जिससे घृणा फैल सकती है। ये बोलेंगे उन अंग्रेज़ों ने जिन्होंने 30 लाख हिंदुओं को एक जगह पर भूख से मार डाला,
उन अंग्रेज़ों के गुनाहों पर हम कब बोलेंगे? उन अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे मुंह से आवाज़ कब निकलेगी? क्या वो आक्रांत नहीं थे? क्या उन्होंने भारत को नहीं लूटा? क्या उन्होंने भारत को नहीं रौंदा? क्या उन्होंने यहाँ पर हमारी सेना को हमसे लड़वा कर हमारे ऊपर गोलियां नहीं चलाई? उनके युद्धों में हमारे लाखों हिंदुस्तानी मारे गए। आज उनके परिवार कहाँ हैं? इसकी चर्चा कभी की? चलिए, मैं वक्त कम है, ये जो सवाल है, ये सवाल खड़ा होना चाहिए और हिंदुओं की चिंता सब जगह करनी। एक और चीज बोलूंगा मैं, एक चीज सुन लीजिए, एक और चीज सुनाऊंगा मैं कि ये सच्चे हिंदू कैसे हैं। सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ये कहा, आज तक इनकी पार्टी उस पर खामोश है कि सर विस्की में विष्णु मिले और रम में मिले श्री राम। ये बोले, निंदा करें आज उस नेता की, इनकी बीजेपी का नेता है, उसने सदन में ये बोला। ये हिंदुत्व है। डॉक्टर दीपक, इस हिंदुत्व की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये भूपेंद्र गुप्ता जी ने जो कुछ भी कहा, ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाने वाली चीज है। पिछले 70 सालों में कांग्रेस का पतन इसलिए हुआ है। मैं आपको कि वीडियो जब भी भेजूं, देश की परंपराओं और समस्याओं पर चर्चा होती है, का वीडियो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित रहे, रहे, वर्तमान पर केंद्रित रहे। चुनौती की चर्चा होती है, मैं आपके नेताओं का वीडियो आपको भेजूं क्या? पूरा तब आप निंदा करेंगे, साहस करेंगे। उन्होंने सुना आपको, भूपेंद्र जी, उन्होंने बहुत शालीनता से सुना आपको। उसकी निंदा करने का साहस करेंगे क्या? केवल कांग्रेस आप उनकी निंदा करने का साहस करिए। आप कहिए कि वो नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के लायक नहीं है, उसे हटाइए। आप उसके आप उसकी गुलामी कर रहे हैं। भूपेंद्र जी सुन लीजिए, भूपेंद्र जी बहुत संजीदा राजनेता हैं आप जी। बोलिए दीपक जी। आप इसकी जवाबदेही लीजिए। चलिए, ये विषय नहीं है सर। दीपक जी देखिए, मैं समझता हूँ भूपेंद्र जी चलिए उसको छोड़ दीजिए। और इतनी जो जाहिल बात इन्होंने अपनी जुबान से कही किसी भाजपा ने, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये कांग्रेस का रवैया है। सर आप दोनों बहुत कांग्रेस नहीं, मुझे लगता है एक दूसरे को लेकर ऐसी टिप्पणी भी ना करें, आप उसकी चापलूसी करते, आप असहमत हो सकते हैं, किसी की बात कैसी भी हो। आप साहस नहीं करा आपने। चलिए दीपक जी वक्त बहुत कम है मेरे पास, कंक्लूड करूंगा मैं। आज तक इस पर बयान नहीं दीपक जी आपका समय समाप्त हो रहा है। दीपक जी, आपके लिए इससे ज्यादा कोई शर्मनाक काम नहीं हो सकता। लोकराज से चलिए। जनता जो है दीपक जी बोलिए की बात करें तो धर्म के भूपेंद्र जी सुन लीजिए, हो गई बात आपकी पूरी जी। दीपक जी, मैं समझता हूँ भूपेंद्र जी अगर नहीं संभल पा रहे हैं तो चैनल की अपनी व्यवस्था होना चाहिए इनका माइक बंद करने की। पिछले 3 मिनट से इनकी बात पूरी सुन नहीं, आपको सभ्यता नहीं है, बोलने का तमीज नहीं है कांग्रेसियों को। आप कांग्रेस का फोरम समझ रहे हैं इसको, आप सारे सभ्य फोरम को। चलिए मैं लौटता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या अतीत की चीज़ों में इस तरह से उलझ जाएंगे कि उनको लेकर हम बहस करते ही रह जाएंगे। बड़ा प्रश्न मुझे लगता है यही है कि हमें था से ज़्यादा है पर आना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया, क्या कर रही है, आज बीजेपी ने क्या किया था, क्या कर रही है। इन मुद्दों पर हम लौटें, क्योंकि परिवर्तन दोनों ही पार्टियों को अपने भीतर करना भी है और वो कर भी रही हैं। लेकिन अगर एक दूसरे पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में बात उलझेगी तो ये कहीं ना कहीं जिद और इस तरह की भी बात होती है जिसमें आप कहते हैं कि बहस होती है, और एक ऐसी बहस होती है जिसमें सिर्फ मंशा होती है कि जीत लिया जाए, और जीतने के लिए जो बहस होती है वो किसी सार्थक परिणाम तक नहीं पहुंचती है। चलिए, जोश है, चुनाव है, दोनों ही पार्टियां अपने अपने हौसले को और अपनी अपनी ताकत को आजमाएंगी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए अफसरनामा रायपुर जिला पंचायत के CEO IAS अधिकारी आकाश छिकारा के साथ। नमस्कार।